राजस्थान में राजनीति क्या मोड़ ले रही है और राजनीति के बीच में घोटालों की चर्चा है। हनुमान बेनीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कोचिंग इंडस्ट्री आरपीएससी के एक पूर्व सदस्य पे आरोप लगाए हैं। लेकिन लंबी बात करेंगे आज महेश जोशी पे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेकानंद जी शर्मा एक बार फिर से स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत। नमस्कार। और महेश जोशी अरेस्ट हुए हैं विवेकानंद जी जल जीवन मिशन में जी। तो कैसे देखते हैं? 3 दिन के रिमांड पे भी हैं। उन्होंने अपने बेटे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। क्या पॉलिटिकल सिचुएशन बनेगी? इसके साथ ही मेरा एक सवाल यह है कि पहले मंत्री हैं अशोक गहलोत सरकार में जो अरेस्ट हुए हैं, और भी मंत्रियों पे आरोप लगते रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई थी। शांति धारीवाल बड़ा एक नाम रहा था। और क्या ये जांचें, छोटी मोटी जांचें जो हैं इंडिविजुअल, वो फोन टैपिंग तक जा सकती हैं और अशोक गहलोत तक चीजें पहुंच सकती? क्या क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में जब सत्ता परिवर्तन हुआ उस समय को यदि आप देखेंगे, उस समय के बयान देखेंगे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उस समय सीधी सी बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं एक फ्रेम मुझे वो नजर आ रही थी जिस फ्रेम में भाजपा ने 2014 का आम चुनाव लड़ा था। उस दौर में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और करप्शन के खिलाफ जिस तरह का माहौल बना था, उसी तरह का माहौल राजस्थान में बनाने की कोशिशें की गई। पेपर लीक की चाहे बात हो, चाहे सरकार के मंत्रियों के द्वारा भ्रष्टाचार की बात हो, ऐसे में भजनलाल सरकार पर ये एक प्रकार से दबाव बना हुआ था कि यदि वो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं या प्रदेश में कांग्रेस सरकार जो थी उसके मंत्रियों को लेकर जो बातें आ रही थी उन पर यदि बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो भाजपा सरकार पर सवाल खड़े हो सकते हैं। डबल इंजन अगर लगा है जी, तो डबल इंजन उतनी आवाज भी करे और साथ ही वो रिजल्ट भी दे। निश्चित रूप से डबल इंजन उतनी आवाज भी करे और वो आवाज लोगों को सुनाई दे। असल बात ये है, बिल्कुल हॉर्न भी बजाना। हाँ, तो ये जो गिरफ्तारी है ये बेसिकली हॉर्न है, नहीं तो कार्रवाई होती रहती है, जांच होती रहती है। तो सामान्य व्यक्ति नहीं। शुरुआत होती है डबल इंजन की, तब वो है कि भाई अभी ये शुरुआत हुई है गिरफ्तारियों की। जी, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, पॉलिटिकली ये रहता है कि अगला चुनाव का मुद्दा क्या हो। कि कोई भी राजा हो, चाहे वो लोकतांत्रिक हो राजतांत्रिक हो, उसको लगता है कि भाई मैं ही राजा बना रहा हूं। तो कोई भी पार्टी उसे लगता है कि अपनी ही सत्ता रहे। राजस्थान में हालांकि 5 साल में पूरी बदल जाती है, लेकिन पेपर लीक के अलावा, चूंकि पेपर लीक पे तो भजनलाल सरकार ये कह रही है कि हमारे कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन वो यह अश्योरिटी देने में पूर्णतः विफल रही है कि जो परेशानी आम बच्चों को आती है, इधर उधर सेंटर पटक देना, उनकी चुन्नियां उतरवाना लड़कियों की, उनके धार्मिक प्रतीकों के चिन्ह उतरवाना, यहाँ तक कि पैंट की जो हुक होते हैं वो तक काट देना, यह सीधे तौर पे साबित करता है कि भजनलाल सरकार पूर्णतः यहाँ फेल रही है कि वो परीक्षा के लिए एक माहौल नहीं दे सकती प्रभावी। कब तक ठीक होती है देखी जाएगी। लेकिन बात करेंगे कि वो जो टेप लीक हुए थे, ऑडियो टेप, फोन रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, उसको लेके, क्योंकि जब अभी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और कहा कि राजस्थान में कभी भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। जी, तो क्या वो मुद्दा बनेगा? अशोक गहलोत ने कहा कभी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हुई और जग जाहिर है सारा विषय कि उनके जो ओएसडी हुआ करते थे लोकेश शर्मा, हाँ, उनके जो बयान आ गए हैं और सचिन पायलट के साथ जो अनलॉक हो गए, मतलब तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो बयान है उसको आप उस चीज से जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन जो अभी महेश जोशी की जो गिरफ्तारी हुई है, जल जीवन मिशन में बताया जा रहा है कि लगभग 900 करोड़ रुपए का घोटाला है। हाँ, और बड़ी बात है, राजस्थान जैसे प्रदेश को, जिसको सूखे प्रदेशों में माना जाता है, गिना जाता है, लोगों के कंठ तक पहुंचने वाले पानी को रोका गया है यदि, तो उसको लेकर एक तरफ तो मैं ये सोचता हूँ कि भावनाओं वाला विषय है यदि पानी को लेकर राजस्थान में कोई घोटाला होता है तो, लेकिन दूसरी तरफ इसके राजनीतिक मायने यदि आप देखते हैं तो पूर्व जो कांग्रेस की सरकार रही उसके जो खास सिपह सालार रहे, ऐसे कई लोगों पर मामले
बनते हुए दिख रहे थे। कई लोगों के नाम उसमें आ रहे हैं, शांति धारीवाल की आपने चर्चा की, प्रताप सिंह खाचरियावास को लेकर भी कई बार बातें आती, ईडी की रेड वहां पड़ चुकी है, महेश जोशी की गिरफ्तारी हो गई है। तो अब ये जो क्रम शुरू हो गया है, मुझे लगता है कि ये राजस्थान की जनता को भी एक प्रकार से एंगेज रखने का एक कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, एक सिनेमा के रूप में यदि आप इसको देखो, एक रोचकता के हिसाब से आप देखो, तो अब पिक्चर जो है वो शुरू हो गई है। कहां तक चलेगी अब आने वाला समय जी बताएगा। बिल्कुल। ईडी की जो बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर का गिरफ्तार होना, और उनके पास तो दो पद थे, मुख्य सचेतक रहे जी, यही नहीं, सांसद रहे 2009 में, जयपुर के सांसद बने थे महेश शर्मा। और इस बार 2023 में जब वो 22 के अंदर सितंबर 25 की घटना हुई थी, और उसमें जब ये हुआ था कि साहब हम यह कांग्रेस का दल अशोक गहलोत में अपनी आस्था सन्निहित करता है, तो वो पत्र साइन करवाने वाले, वो जो कांग्रेस का कू हुआ था आपस में, जिसमें शांति धारीवाल थे, जिसमें महेश जोशी थे, और जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ थे जी, तो एक MSD नाम लिया गया, तो महेंद्र सिंह धोनी या महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल। जी जी, तो ये MSD जो था, उनमें से टिकट काटने की बात आई, तो शांति धारीवाल को अंत में टिकट मिला सबसे, और बड़ी जद्दोजहद के साथ फिनांस का जो मामला है वो वहीं पड़ा है, और कांग्रेस लास्ट तक तय नहीं कर पाई चुनाव लड़ेंगे कैसे। हाँ, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए अर्थ की आवश्यकता है, और अर्थतंत्र जो है वो जिन विभागों से आता है, खास करके स्वायत्त शासन, खास करके हाउसिंग बोर्ड, उन डिपार्टमेंट्स या PhD वाले, इन लोगों के तो हम टिकट काट दिए। तो बड़ी चीज ये है कि अब देखा यह जाए कि इनको जब टिकट, महेश जोशी का तो कट ही गया टिकट, और महेश जोशी टिकट कटने के बाद ट्विटर पे बिल्कुल बंद हो गए, कुछ नहीं डाल रहे। राजस्थान के लोगों को ना तो राजस्थान दिवस की बधाई दे रहे हैं, ना होली दिवाली की बधाई दे रहे हैं, तो राजनीतिक नेपथ्य में चले गए वो। और ऐसे में कि साहब यह एक आसान शिकार है, अशोक गहलोत क्या पता कल सत्ता में आ जाए, तो अधिकारी और नेता अपना बचाव करके चलते, लेकिन महेश जोशी जिनका राजनीतिक निर्वासन एक नजर आता है, क्या सोचते हैं इसको लेकर आप? नहीं, देखिए, ये एक बड़ा झटका निश्चित रूप से महेश जोशी को भी लगा है, और मैं कहूँगा केवल महेश जोशी को नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका है। जिस तरीके से महेश जोशी के खिलाफ जांच चल रही थी, उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई है, और अब वो जो जांच है उसका भी दायरा और बढ़ने वाला है। कहाँ कहाँ पैसा गया, किस कारण से लिया गया, कौन से अकाउंट्स में गया है, इनके सहयोगी जो है वो व्यक्तिगत सहयोगी हैं या फिर पार्टी से जुड़े हुए और नेता हैं, क्या वो पैसा, क्योंकि राशि कोई छोटी नहीं है। जो बातें आ रही हैं, 900 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है, बड़ा घोटाला है। लेकिन महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद जो बयान उन्होंने दिया है, वो बयान भी दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक जो है उसका भावनात्मक पक्ष है, वो कहते हैं कि उनकी पत्नी मरणासन्न स्थिति में है, और दूसरा बयान वो देते हैं कि मेरे खिलाफ उन्हीं लोगों को खड़ा किया गया है जिनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की है। तो ये जो दूसरा बयान है कि उन्होंने कार्रवाई की है, उन्हीं लोगों को खड़ा किया गया है, इसमें कितना वजन है, ये वो जब जांच आगे बढ़ेगी, कुछ तथ्य बाहर आएंगे, तो कुछ समझ में आएगा कि कहाँ सुई घूम रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे। अब लेकिन एक चीज देखिए कि कांग्रेस की ओर से भी कोई ऐसा प्रोटेस्ट या ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। एक हमने लाल डायरी की जब चर्चा चलती थी, तो धर्मेंद्र राठौड़ की लाल डायरी में एक पेज लिखा हुआ है पूरा महेश जोशी पे, व्यक्तिगत है मामला, उस डायरी की सत्यता पे भी कई तरह के सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब अभी तक क्या कहते हैं वो भी नेपथ्य में है। तो उस पेज पे कई लोगों को लेके व्यक्तिगत बातें हैं, पैसे के लेन देन की बातें भी हैं। जी, तो निश्चित रूप से अब ये चीजें जो है ये सामान्य व्यक्ति भी समझने लगा है कि अब वो दौर दिखाई नहीं देता, वैसे नेता दिखाई नहीं देते जो सेवा के लिए राजनीति में आते थे। राजनीति अब इस समय एक फुल टाइम बिजनेस जैसा बन गया है, खासतौर पर नई पीढ़ी के लिए। सब कुछ मैनेजमेंट से होता है, और वो उस मैनेजमेंट के लिए पैसे की भी आवश्यकता होती है। बड़ी दिक्कत है, इसको मैं भारत की आने वाली संवैधानिक व्यवस्था के लिए चुनौती मानता हूँ कि भारत में खास करके कार्यपालिका में, जिसका हिस्सा मंत्रिमंडल भी है, जिसका हिस्सा ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, ये जो लोग हैं, जैसे नेताओं में आज के टाइम 90% से अधिक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जीवन में राजनीति के अलावा कोई काम नहीं किया। उन्होंने कभी खेत में ट्रैक्टर या ऊंट नहीं चलाया होगा, उन्होंने किसी फैक्ट्री में काम नहीं किया होगा। बहुत बहुत कम नेता ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति के अलावा भी कुछ किया है।
अपने जीविकोपार्जन के लिए जो व्यक्ति को काम करना उन्हें पड़ता पता है। नहीं है कि आम आदमी का जीविकोपार्जन कैसे होता है। दूसरी आईएएस लॉबी है जिनका हम जिक्र करते हैं, 16-17 साल की उम्र में वो डेडिकेटली जुड़ता है पढ़ाई में, 25-30 साल की उम्र में वो बन जाता है, उसे पता ही नहीं कि क्या समस्या है, फिर तो राजा है। तो और पॉलिसी डिसाइड यही लोग कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को पॉलिसी डिसाइड करने में, पॉलिसी के लिए जैसे अपन वित्त विधेयक, धन विधेयक की बात करते हैं, तो वो जो विधेयक पेश होंगे विधानसभा या लोकसभा में, तो वो इम्प्लीमेंट होता है कंपनियों के माध्यम से। अब कंपनियां जो तय करेगी वो ये लोग, अब इसमें ये है साहब आपका इतना हिस्सा, आपका इतना परसेंटेज, तो 900 करोड़ रुपए का परसेंटेज जो है जी वो, और हर घर तक जल तो नहीं पहुंचा। राजस्थान में बहुत पैसा लग गया लेकिन पहुंचा ही नहीं राजस्थान में पानी। तो पहुंचेगा कैसे? बीच बीच में ये जो ब्रेकर आ गए हैं ना, दुष्यंत कुमार की वो गजल है ना, आपको बेहतरी से याद है कि हमें मालूम है कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। निश्चित रूप से। तो ये जो 900 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है और इसमें क्या प्रतिशत क्या चलता है, और मैं तो कई बार ये कहता हूँ प्रदीप जी कि ये जो इस दौर की राजनीति है, इसमें बहुत से लोगों से आपकी भी अनौपचारिक चर्चा होती होगी। जब से लोगों ने इस भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में स्वीकृत कर लिया कि आपके माध्यम से कोई ये काम हो रहा है, उसकी एक राशि यहाँ तक जाएगी, दूसरी राशि वहां तक जाएगी, और यदि उसमें खुद सक्रिय राजनीति में काम करने वाले नेता मंत्री यदि ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर जनता आखिर किसके भरोसे रहने वाली है? देखिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक व्यवस्था है जिसके मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कैबिनेट या राज्य मंत्री सरकार का हिस्सा है, सरकार ही है, उनके द्वारा किया गया कृत्य सरकार का ही किया हुआ कृत्य होता है जी। तो यह बहुत बड़ा एक गंभीर चीज है कि एक मंत्री, पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए हैं और कई मंत्रियों पे तलवार है, और इसमें कहते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ हुए, यह भी बड़े सवाल है कि 900 करोड़ रुपए ऐसा तो है नहीं कि आप एक कमरे में भर के रख लेंगे, बैंकों में जमा होते तो वैसे पकड़े जाते हैं जी। तो वो पैसा कहाँ लगा है? जैसे 50 लाख रुपए महेश जोशी ने अपने बेटे के वहां इन्वेस्ट किए, ट्रांसफर किए खाते में, यह अब ये ईडी की सारी बात मुझे इसमें ऐसा लगता है प्रदीप जी कि महेश जोशी के आसपास के जो लोग थे वो भी हो सकता है निशाने पर आ जाएं, क्योंकि जिस दौर में ये घोटाला हुआ बताया जाता है उस समय महेश जोशी के नजदीकी लोग कौन कौन थे, उनके व्यापार व्यवसाय क्या थे, और वो व्यापार व्यवसाय जो हुए उनके नजदीकी लोगों के, उनमें कितना पैसा लगा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो घोटाले का, जो भ्रष्टाचार का पैसा था वो आसपास के लोगों के, ऐसा नहीं क्यों? जब व्यापार करने वाला व्यक्ति आसपास क्यों घूम रहा है जी, इसीलिए घूम रहा है। वे गुड़ के आसपास मक्खियां क्यों हैं? मिठास है तब तक मक्खियां हैं। तो अब वो जो मक्खियां हैं आप जिनको मक्खियां बता रहे हैं उन पर भी से कई तो नप गए, अधिकारी जो थे वो तो अरेस्ट हुए हैं पहले भी जी। लेकिन कुल मिला के यह तो मैं मानता हूं सर कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी अभी पाकिस्तान का जो इश्यू चल रहा है और इसमें तीखे तेवर दिखा रहे हैं और एक नजीर सेट करना चाहती है पूरा भारत, अब इसमें कोई भाजपा कांग्रेस नहीं रह गया। जब सर्वदलीय बैठक में तय हो गया कि हमें जवाब देना है, पुरजोर जवाब देना है, तो निश्चित तौर पे देना है। उसी तरह से एक इच्छा शक्ति यहाँ अगर माइलस्टोन पेश हो जाए भ्रष्टाचार के खिलाफ, हाँ, तो क्या है कि वो थोड़ा सा लोग शंकेंगे, शंकित होंगे लोग। मुझे वो नारे याद आ गए 2014 के चुनाव में जो पूरे देश ने सुने थे। एक और सवाल था विवेकानंद जी की भाषा की मर्यादा या मर्यादा की भाषा राजनीति में। गोविंद सिंह डोटासरा का हमने स्पीच सुना था जी, निकल गया मुंह से, ऐसा उनका कहना है जी। जी, क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो निकल गया मुंह से, ये बड़ी बात है अपने आप में। सामान्यतः व्यक्ति जब सहज होता है तो वो क्या बोलता है और वो क्या बोलता है, किस प्रकार के शब्दों का वो उपयोग करता है, उससे पता लगता है कि उस व्यक्ति का स्तर क्या है। अब इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। आप ये भी तर्क दे सकते हो कि आज सिनेमा में क्या हो रहा है, आप जो आजकल वेब सीरीज आ रही हैं उनको लेकर कह सकते हो कि इनमें क्या हो सकता है। लेकिन भारत वो देश है जिसमें खासतौर पर राजनेताओं को एक आदर्श के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब जिस तरह की ये भाषा आने लगी है, इस भाषा को लेकर क्या आप युवा पीढ़ी को ये यथार्थ का पाठ पढ़ाएंगे या कहेंगे कि ये सब स्वीकार है? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न हो सकता है। तो
मुंह से निकल गया था, इसका मतलब क्या है मन कि- में था हाँ और कि वो मुंह से वो निकल आ गया। गया, सीधी सी बात है। बिल्कुल, मतलब कि आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का है, आपके लिए ये शब्द सामान्य है। आप ये सोचते हैं कि मुझे कैमरे के सामने ये बोलना है, कैमरे के पीछे सामान्य रूप से जब जनता में बैठते हैं तो मुझे क्या बोलना है। दो चरित्र, दो कैरेक्टर, दो भाव सभी रखते हैं, भाजपा कांग्रेस का कोई वो लगता नहीं है। जी। बट एक अगर बात करें नेता जिनकी भाषा का लेवल, खैर वो तो नागौर जिले के हैं तो वहां तो सिस्टम वहां ही यही छूट चलते दी जाती है। वहां तो नागौर, कोई गौर मत करना। तो जी। हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया है आरपीएससी के पूर्व सदस्य पे। हनुमान बेनीवाल भी अब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। क्या लगता है इस बार 0 सीट विधानसभा में है? ये महत्वपूर्ण बात है। हनुमान बेनीवाल संघर्षशील नेता हैं, इस बात से इनकार नहीं हाँ, कर सकते हो आप, झूठा लेते चाहे हैं। भाजपा में रहे हों चाहे भाजपा से अलग रहे हों, लेकिन सड़क पर संघर्ष करने वाले नेता हनुमान बेनीवाल हैं। और अब जिस तरीके से, ठीक है वो संसद में पहुंच गए, लेकिन उनकी ताकत क्या है? उनको देश की राजनीति करनी है या प्रदेश की राजनीति करनी है? ये एक बड़ा झटका उनके लिए है कि इस समय विधानसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है उनकी पार्टी का, उनकी पार्टी की बात रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल पर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पब्लिक के साथ, जनता के साथ अपना कनेक्शन कैसे बना के रख पाते हैं, कैसे कनेक्ट रहेंगे। तो उसका ये एक माध्यम हो सकता है कि राजस्थान की राजनीति से जुड़े हुए विषयों पर वो लगातार बयान दें, लगातार दौरे करते रहें, जनता के बीच में जाएंगे, तो फिर अपना अस्तित्व वो बनाए रखने में सफल होंगे। तो विवेकानंद जी से लंबी बातचीत हुई, आपने बहुत समय दिया, धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।